Assalamu alaikum. I am Adnan Shoaib, faculty member at ComSci Institute of Information Technology. Well, I am Adnan Shoaib, and I have also done my MS from NUST, and also I have done my MBA from FAST, and also being a distinction holder over there, and also doing my PhD from Bahia University, Islamabad, and in the majoring in finance. So the course that we are going to study is related to risk management and insurance. What the insurance is and what the risk management is. That how we are going to see कि हाँ जी risk management को किस तरह से cover किया जा सकता है insurance में. Obviously specialized course है for different MBA courses. So in this case we are going to see कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें involve हैं. Obviously specialized course है and that is of a high level course, that is of FNC 710 as the code depicts that it's of the MBA level course. So we would डिस्कस इट कि किस तरह से हमने मूव करना है. डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिसके उसके अंदर कवर करेंगे इस कोर्स के अंदर. फर्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी कि हाँ जी क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी हैं. फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द आउटलाइन ऑफ द टॉपिक, आउटलाइंस कि आउटलाइन में क्या क्या चीज़ें आ रही, कौन कौन से टॉपिक्स इन्वॉल्व हो रहे हैं. एंड देन वी स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर, that is of risk and in our society. What is meant by risk in our society? कि हमारी सोसाइटी में रिस्क क्या चीज़ है और कैसे स्टार्ट होगा. That is being involved in this lecture of today. So starting with the today's lecture, first we start with the discussions of outline. कि outline में discussions हम लोग start करेंगे कि outline में क्या क्या चीज़ें involve हैं और किस किस तरह से हमने इनको cover up करना है. याद रखिएगा दिस कोर्स इज रिलेटेड टू फाइनेंस एंड फाइनेंस से रिलेटेड है, बट इट इज अ मर्जर ऑफ अ थेरेटिकल एंड ऑल्सो बीइंग अ मर्जर ऑफ अ न्यूमेरिक्स टेक्निकल साइड्स. दोनों चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं और दोनों चीजें जब सामने आती हैं तो दैट मीन्स दैट इज अ मर्जर ऑफ बोथ थिंग्स. बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट अ रिस्क, याद रखिएगा जब भी हम रिस्क की बात करते हैं, रिस्क इज नॉट ओनली अबाउट द न्यूमेरिक्स हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड अ रिस्क, बट इट्स ऑल्सो बीइंग अ पार्ट हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई अ रिस्क कि हमने रिस्क को आइडेंटिफाई कैसे करना है. जैसे जैसे भी हमने रिस्क को आइडेंटिफाई करना है दैट इज बीइंग सीन कि हाँ जी ये रिस्क कैसे और किस तरह से मेंटेन होगा और किस किस तरह से रिड्यूस हो सकता है. इसके अंदर हमने बहुत सारी थ्योरेटिकल नेचर, थ्योरेटिकल वैल्यूज भी देखनी होंगी, थ्योरेटिकल यू कैन से फाउंडेशंस भी देखनी पड़ेंगी जिसके थ्रू हम लोगों को रिस्क और इंश्योरेंस के बीच में पता लगेगा. मैं अगर बात करूं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट इज मेंट बाय इंश्योरेंस, तो व्हाट यू पीपल से डेफिनेटली इट्स फॉर द रिडक्शन ऑफ अ रिस्क. भाई सिंपल सा केस है, लाइफ इंश्योरेंस है. आप कहते हैं जी क्यों कराते हैं लाइफ इंश्योरेंस? जस्ट बिकॉज कि आपको पता है कि हाँ जी कि इफ देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ कैजुअलिटी दैट हैपन्स, तो उसके बाद जो आपके वरसा हैं या जो भी हैं उनको आप कुछ पेमेंट दें ताकि आपके पास रिस्क ऑफ बीइंग निगेटेड आफ्टर यू वुड बी रिड्यूस्ड. सेम गोस कि कोई चीज किसी चीज को आग लग जाए या कोई चीज चोरी हो जाए उसको इंश्योरेंस के थ्रू हम कवर कर सकते हैं. इन अदर वर्ड्स रिस्क, द इंश्योरेंस इज वन ऑफ द टूल्स फॉर रिड्यूसिंग रिडक्शन ऑफ अ रिस्क कि हमने रिस्क को एक तरह से रिड्यूस करना है बाय दीज टूल्स. यानी कि एक इंश्योरेंस इज वन ऑफ द टूल दैट रिड्यूसेस द रिस्क. सो हमने इन दोनों चीजों को मेजर करना है कि किस तरह से रिस्क मैनेज कर सकते हैं और किस तरह से मैनेज करना है यूजिंग द इंश्योरेंसेस. इंश्योरेंस को यूज करते हुए हमने किस तरह से और कैसे इस रिस्क को रिड्यूस करना है. जैसे जैसे इस रिस्क को रिड्यूस करेंगे वो हमारे सामने चीजें, वैल्यूज सामने आती जाएंगी. ठीक है, कुछ चीजें हैं न्यूमेरिक्स हैं. डेफिनेटली आज के टॉपिक में हम सिर्फ और सिर्फ कोर्स आउटलाइन के मेजर टॉपिक्स जो हमने कवर अप करने हैं वो उनको डिस्कस करेंगे. एंड देन वी स्टार्ट कि हमारी सोसाइटी में रिस्क का क्या मतलब है और कैसे ये देखा जाता है और किस तरह से एक्चुअली में इसका मीनिंग एग्जिस्ट कर रहा होता है. ठीक है, तो जब हम नेचर के रिस्क को देख रहे होते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे हमने हर एक चीज के सोसाइटल के रिस्क को भी देखना है. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई कि रिस्क होता क्या है और उसका सोसाइटी में क्या रोल है और किस तरह से वो एग्जिस्ट करता है. सो स्टार्टिंग विद द कोर्स आउटलाइन डिस्कशन, के कोर्स आउटलाइन की हम डिस्कशंस करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो कोर्स आउटलाइन में एग्जिस्ट करती हैं. So first today's objectives are different definitions of risk. Risk actually कैसे डिफाइन होता है? लोग हमेशा कहते हैं that is the risk of loss.
but that doesn't mean losses are always be a risk. It always be a gains are also sometimes a risk, because when we talk about a finance or when we talk about a risk management, तो याद रखिएगा वहां पे रिस्क बोथ साइड्स पे एग्जिस्ट कर रहा होता है. वहां पे रिस्क वन साइडेड नहीं है, बल्कि क्या है, बोथ साइडेड एग्जिस्ट कर रहा होता है. तो जब दोनों साइड पे एग्जिस्ट कर रहा होता है, दैट मीन्स वी रिक्वायर अ प्रॉपर डेफिनेशंस ऑफ रिस्क, कि रिस्क के हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशंस हैं. देन वी ऑल्सो सी कि चांसेस ऑफ लॉसेस क्या है, किस तरह से चांसेस ऑफ लॉसेस होते हैं. perils and hazards, that is something new जो आप लोग देखेंगे. ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क, रिस्क किस किस तरह के टाइप के होते हैं और कौन कौन से रिस्क हैं जो हमारे सामने एग्जिस्ट कर रहे होते हैं. मेजर पर्सनल रिस्क एंड कमर्शियल रिस्क, दो तरह के रिस्क फर्दर भी होते हैं. जिसके कहलाता है हमारे पास पर्सनल रिस्क और दूसरा कहलाता है कमर्शियल रिस्क. बर्डन ऑफ रिस्क ऑन सोसाइटी, कि इसका एक्चुअली में सोसाइटी पे क्या बर्डन आ रहा है. देखिए, रिस्क चाहे किसी तरह का भी हो, एनी क्लैमिटी, एनी अर्थक्वेक, कोई भी तरह का रिस्क है. और मैं ये तो भी बता रहा हूं जिसमें नेचर के रिस्क आ रहे हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट एनी टाइप ऑफ रिस्क रिलेटेड टू फाइनेंस, इट आल्सो हैव अ इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल सोसाइटी. ये सोसाइटी उसका इम्पैक्ट देख रहा होता है. हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं, हम लोग को लोन मिलता है बिकॉज ऑफ अनस्टेबल इकोनॉमी. हम लोग को जहां से भी, जिस कंट्री से भी लोन लेते हैं हम जाके, हमें वहां पे रिस्क जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज ऑन द हायर साइड. हमें वहां पे जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा होता है वो थोड़ा सा एक्सटेंडेड साइड पे मिल रहा होता है, ज्यादा मिल रहा होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ हाई रिस्कीनेस ऑफ इकोनॉमी. तो जब हमें हाई रिस्कीनेस ऑफ इकोनॉमी की वजह से इंटरेस्ट रेट ज्यादा पड़ता है, तो अल्टीमेटली उसका लॉस या उसका इम्पैक्ट किस पे आता है, डेफिनेटली सोसाइटी पे. चीजें महंगी होती हैं और बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल दैट, बहुत सारी चीजों पे इम्पैक्ट आता है. तो दैट मीन्स कि बर्डन ऑफ रिस्क किस तरह ट्रांसमिट होता है टूवर्ड्स द सोसाइटी, कि सोसाइटी उसका बर्डन कैसे और किस तरह से लेती है और किस तरह से लेकर उसे आगे चलती है. टेक्निक्स फॉर मैनेजिंग रिस्क, यहां पे हम सिर्फ ओवरव्यू करेंगे कि व्हाट आर द टेक्निक्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ रिस्क. बट ऑल दीज ऑब्जेक्टिव्स, हम सारे इन ऑब्जेक्टिव से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे कि हमारे कोर्स आउटलाइन में पढ़ना क्या है और क्या क्या चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व हैं. The textbook we are going to follow, that is the Principles of Risk Management and Insurance, 12th edition, George Resda. बहुत अच्छी बुक है, आउट क्लास बुक है, बहुत सही वर्क, जिसे कहते हैं कि that is a very good book for the students and for the learners, क्योंकि इसके अंदर हर चीज को उन्होंने बहुत बेसिक्स करके आइडेंटिफाई किया, बहुत कुछ आइडेंटिफाई किया. दैट इज योर बेसिक टेक्स्ट बुक एंड वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई सम मर्जर विद इट, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस 12th एडिशन बाय ट्रेशमैन, हॉइट एंड समर. यहाँ पे हम लोग इन सारी चीजों को देखेंगे. ये हमारे पास जो चीजें हैं दैट इज बीइंग नॉर्मली यूज्ड, यानी इन दोनों बुक्स को मैं यूज करते हुए इस कोर्स को इंशाल्लाह हम कवर अप करेंगे. ठीक है, आप लोगों के लिए जो बेसिक बुक है दैट इज रिस्क मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस 12th एडिशन बाय जॉर्ज रेस्डा. हाँ, मैं आपको लेक्चर जो है वो डिफरेंट जगह से थोड़ा सा एडिट साइड पे होगा, यानी कोई छोटी मोटा केसेस आ गए, कोई सिनेरियोस आ गए, कोई और एडिशनल टॉपिक आ गया, दैट आई हैव डेवलप्ड कि कौन सी चीज मुझे कहां से अच्छी होती है और कौन सी चीज आपके लिए बेहतर है. मैंने वो कहीं से आइडेंटिफाई की है. लेकिन आप लोगों के जो बेसिक्स, आपकी जो इवैल्यूएशंस हैं, दैट इज रिलेटेड टू फ्रॉम दिस टेक्स्ट बुक, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस बाय रेस्डा. इसमें से आपकी इवैल्यूएशंस होंगे. मीन्स टू से योर असाइनमेंट्स आर रिलेटेड टू दिस बुक्स, योर क्विज़ आर रिलेटेड टू दिस बुक एंड योर ऑल इवैल्यूएशंस आर बीइंग रिलेटेड टू दिस बुक. हाँ, एडिशनल जो चीज आपको पता होनी चाहिए या जो चीज मैं डालूंगा, दैट इज फ्रॉम सम अदर बुक, बट यू कैन गेट इट फ्रॉम दीज लेक्चर्स. आप इसमें से लेक्चर्स लें, लेकिन दैट इज जस्ट बीइंग रिलेटेड टू दिस लेक्चर. आपको कोई इसके लिए नोट्स, रीडिंग्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज योर रीडिंग इज जस्ट बीइंग फॉर दैट टेक्स्ट बुक. हाँ, कुछ रेफरेंस बुक्स आपकी मैंने आउटलाइन में रख दी हैं, दैट इज ऑल्सो बीइंग डिलीवर्ड टू यू, कि आपको मिल गई होंगी वो आउटलाइंस, कि उसमें लिख दी है मैंने कि कुछ रेफरेंस बुक्स हैं, वो आप रेफरेंस बुक्स देखेंगे तो आपको अगर कोई एडिशनल टॉपिक्स हैं तो वो पता लग जाएगा. हाउएवर योर इवैल्यूएशंस, योर मार्क्स आर टोटली रिलेटेड टू दिस बुक्स, मींस योर असाइनमेंट्स आर विल बी कवर्ड फ्रॉम रेस्डा बुक एंड योर क्विज़ेस आर बीइंग कवर्ड फ्रॉम रेस्डा बुक, एंड सेम गोज विद द सेशनल्स एंड फाइनल्स. ऑब्वियसली ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि आप लोगों की क्या डिस्ट्रीब्यूशंस आ रही हैं मार्क्स की. 10 marks का that is first sessional, 15% weightage that is of second sessional, 25% weightage are related to quizzes and assignments and group based discussions also being there, and also 50% weightage is of final exam, that is being on different
dates. Simple rule is that there would be 4 assignments in the whole semester and 4 quizzes they are over there कि 4 quizzes हैं और 4 assignments हैं जो इसके अंदर हमने cover up करनी है और वो हम लोग इसमें आपके पास with the certain lectures we are going to cover up that how we are going to see it. So हम उसी के साथ साथ लेके इसे आगे चलते जाएंगे कि हमारी क्विज़ेस और असाइनमेंट्स भी इसी, लेकिन सारा कुछ बेस करा हुआ किस पे, दैट इज फ्रॉम द रेजडा बुक. रेजडा बुक को हम लोग देखेंगे और उसी के हिसाब से हम उसे आगे लेकर चलते जाएंगे. ठीक है, दैट इज ऑफ 12th एडिशन ऑफ रेजडा बुक. ऑलरेडी दैट इज ऑल्सो बीइंग डिलीवर्ड यू. इंशाल्लाह आपको कोशिश करूंगा मैं कि सॉफ्ट कॉपी में दे दूं वो बुक ताकि यू कैन इजीली कवर इट अप ऑन योर ओन बेसिस. जैसे आपका हो यू कैन प्रिंट इट आउट और यू कैन रीड इट ऑन अ कंप्यूटर ऑल्सो. So first topic, that is we are going to cover the universal principle of risk management, pooling and hedging of risk. कि हमारे पास यूनिवर्सल प्रिंसिपल क्या है रिस्क मैनेजमेंट का, कि हम लोगों ने कहा है कि व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रिस्क. रिस्क शुरू कहां से होता है, लेकिन याद रखिएगा रिस्क का कॉन्सेप्ट आपकी प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट होता है. कहां से स्टार्ट होता है, आपकी प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट होता है. कि प्रोबेबिलिटी आपको कह रही है कि हाँ जी दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी. और प्रोबेबिलिटी फर्स्ट टाइम कहती है कि इफ देयर एग्जिस्ट अ प्रोबेबिलिटी देयर एग्जिस्ट अ चांसेस ऑफ रिस्क. कि जहां पे प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करेगी वहीं पे चांस ऑफ रिस्क भी एग्जिस्ट करेगा. कि जैसे हमारे पास चांस ऑफ रिस्क आएगा हम उसी के हिसाब से उसे आगे लेकर चलेंगे. मल्टीप्लिकेशन रूल, लॉ ऑफ लार्ज नंबर इज अ बेसिस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. अब अगर मैं बात करूं आपसे कि व्हाट इज मेंट बाय लॉ ऑफ लार्ज नंबर, कि लॉ ऑफ लार्ज नंबर का क्या मतलब है और उसको किस तरह से हमने लेकर आना है. याद रखिएगा द हायर द वैल्यू द हायर वुड बी द रिस्क. याद रखिएगा लार्ज नंबर, याद देखिए सिंपल सा केस है, व्हेन देयर इज अ हायर वेरिएशन दैट मींस देयर इज अ हायर रिस्क एंड व्हेन देयर इज अ हायर रिस्क दैट मींस देयर वुड बी अ हायर रिटर्न्स. यानी दीज ऑल थिंग्स आर डायरेक्टली रिलेटेड. तो मल्टीप्लिकेशन रूल, लॉ ऑफ लार्ज नंबर इज अ बेसिस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. कि व्हेन वी मल्टीप्लाई द प्रोबेबिलिटी विद एनी ऑफ देम, when we multiply the probability with any of them, याद रखिएगा वहां पे higher number आएगा, that means it has a chances of greater probability. Example of risk pooling in operations. If I would ask you a certain question कि risk pooling क्या होती है, for example मैं कहता हूँ कि if there is a economy of Pakistan and there is a 50% chances that the conditions remains the same and 50% chances the conditions remains worst, यानी कि आपके पास चीजें और बुरी हो गई हैं. तो अगर मैं यहां पे कहूं कि अच्छा ठीक है 50% रिमेन सेम एंड 50% चांसेस दैट इट वुड रिमेन वन, व्हाट इज दैट इज नोन टू बी एज अ प्रोबेबिलिटीज. क्या कहेंगे हम इसे, दैट इज नोन टू बी एज योर प्रोबेबिलिटी. जब प्रोबेबिलिटी आ गई है तो याद रखिएगा ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी. अब मैं कहता हूं कि देयर इज अ चांसेस कि हमारे पास जो रिटर्न्स हैं वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कि मैं कहता हूँ जी 20% स्टॉक रिटर्न्स होंगे अगर आपकी ये कंडीशंस नहीं, अदरवाइज अगर पूरी हुई कंडीशंस तो 10% स्टॉक रिटर्न्स होंगे. तो अब मैं अगर इसमें रिस्क को पूल आउट करूंगा तो डेफिनेटली वहां पे पूल आउट होके क्या होगा यहाँ पे कि 550% 20%, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, जो भी रिटर्न्स आएंगे वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे. तो दैट मींस 0.10 यहाँ पे आ गया और 0.05 यहाँ पे आ गया. तो मैं कहूंगा जी ओवरऑल जो रिटर्न्स आने चाहिए दैट इज 0.15. So that is known to be as your pooling of returns. Same goes with the pooling of risk. वो कहता है कि इस केस में हमारे पास रिस्क क्या है, that is of 6% रिस्क है कि ये चीजें आउट हो जाएंगी एंड 8% रिस्क है कि चीजें अपनी जगह पे ही रहेंगी. मींस अगर मैं कहूं कि सपोज 20% रिटर्न है उसमें चांसेस हैं कि इतनी 6% वेरिएशंस हैं और 10% में चांसेस हैं कि 8% वेरिएशंस हैं. कितनी परसेंट वेरिएशंस हैं, 8% वेरिएशंस हैं. तो डेफिनेटली इस साइड पे भी अगर मैं रिस्क फाइंड करूंगा तो इट गोज इन द सेम मैनर, उसी मैनर में जाएगा रिस्क जिस मैनर में यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं दैट इज एग्जांपल्स ऑफ पूलिंग इन द ऑपरेशन. हमने इसमें पूलिंग की ऑपरेशंस एग्जांपल्स बहुत देखेंगे. रिव्यू ऑफ बेसिक स्टैटिस्टिकल एंड एसोसिएटेड इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, कि हम लोगों ने बेसिक एंड स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट देखने. देखिए अभी सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, मैं कहूँ अगर आपसे वाउ वी आर गोइंग टू मेजर अ रिस्क, अगर मैं आपसे सिंपल सा ये क्वेश्चन रेस करूं, मैं कहूं कि व्हाट हाउ वी आर गोइंग टू मेजर अ रिस्क, कि रिस्क की मेजरमेंट मैं कैसे और किस तरह से करूंगा. तो जब रिस्क की मेजरमेंट मैं देख रहा हूं कि कैसे हो रहा है और किस तरह से करूंगा, तो याद रखिएगा यहां पे मुझे सबसे पहली चीज जो सामने देखनी है वो ये देखनी है कि हाउ व्हाट इज द टूल दैट डिफाइंस अ रिस्क. हाँ जी इतने परसेंट रिस्क है, हाँ जी इतने परसेंट रिस्क है, हाँ जी इतने परसेंट रिस्क है. हाउ आई एम गोइंग टू आइडेंटिफाई इट,
मैं उसको किस तरह से और कैसे आइडेंटिफाई करूंगा। सो दैट वी आर गोइंग टू सी कि हमने इसकी मेजरमेंट करनी है कि कैसे करना है, और हमने उसके लिए किसको यूज करना है, दैट वी आर गोइंग टू यूज द स्टैटिस्टिक्स और एसोसिएटेड इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, जिसमें हम कहते हैं एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थ्योरी। क्या लेके आनी है हमने, यूटिलिटी थ्योरी को लेके आना है, जिसके थ्रू हम लोगों ने क्या करना है, रिस्क को मेजर करना है कि हम, दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू मेजर अ रिस्क, एंड आल्सो इंक्लूड्स द वेरिएंसेस, covariances and regression analysis. All that we are going to cover is the variances को भी कवर होगा, covariances को भी कवर होगा, and regression analysis को भी कवर होगा। यानी हमने हर एक चीज को कवर अप करूंगा। हाँ, एक लेक्चर जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, दैट इज ऑन द regression analysis। जरूरी इसलिए है पढ़ना, जरूरी इसलिए है पढ़ना बिकॉज आपको से पता लग सके कि किस तरह से हमने कैसे और क्या चीजें, कहां से हमने रिस्क को किस तरह से कैलकुलेट करके स्टैटिस्टिक्स पे लेकर आना है। तो दैट वी आर गोइंग टू सी कि हमने क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व होंगी और किस किस तरह से हमने इसे लेकर आगे चलना है। टेक्नोलॉजी एंड इन्वेंशंस इन फाइनेंस, बहुत सारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं जो क्या चीज होती है, दैट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ रिस्क। ये किसको मेजर कर रहे होते हैं, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ रिस्क। तो जब हमने मेजरमेंट ऑफ रिस्क देखनी है तो याद रखिएगा वहां पे टेक्नोलॉजी को देखेंगे हम। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर द इन्वेंशंस एज मच एज इंजन्स आर। याद रखिएगा जब हमारे पास रिस्क मेजरमेंट आ गई, हमने कहा टूल्स ही पता लग गए, लेकिन जाहिर बात है अब यहाँ पे स्टॉक्स या डिफरेंट एस्पेक्ट्स इतने ज्यादा आ चुके हैं कि हर एक चीज की रिस्क मेजरमेंट रिक्वायर्ड है। क्या चाहिए हमें, रिस्क मेजरमेंट रिक्वायर्ड है। और इसीलिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर इन्वेंशंस एज मच एज इंजन्स आर, कि जितने हमारे पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने एक नए नए तरीके निकाले हैं फॉर द कैलकुलेशंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, की कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, ताकि हमें पता लगे कि कहां कहां से हमारे पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नजर आ रहे हैं। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर द इन्वेंशंस एज मच एज इंजन्स आर, कि दोनों चीजों को हमने सामने रखना है। वंस डिस्कवर्ड इन्वेंशंस कॉपीड अराउंड द वर्ल्ड, कि वंस डिस्कवर्ड, एक दफा अगर डिस्कवर हो जाते हैं, यानी मीन्स टू से वंस योर इट इज बीइंग डिस्कवर्ड, कि हमारे पास इंजन्स डिस्कवर्ड हो जाते हैं, इन्वेंशंस कॉपीड अराउंड द वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल एक टूल है जिसे हम कहते हैं वैट, वैल्यू एट रिस्क। क्या कहते हैं उसे, वैट। अब वैट की अगर मैं कहूं इन्वेंशन, सारी बात है 20-30 ईयर्स बैक हुई है, लेकिन उस टाइम सिर्फ एक जगह पे वैट आया था, लेकिन अब वैट कई जगह पे आ चुका है। There are many places over which the VAT is being there, कि VAT उसी हिसाब से चल रहा है। Relation to new information technology, information technology जितनी भी नई आ रही है उसके हिसाब से भी ये चीजें चेंज हो रही हैं। Evolving role of patent law, जो भी ऑर्गेनाइजेशन या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो भी नई टेक्नोलॉजी के थ्रू रिस्क कैलकुलेशंस आइडेंटिफाई करती हैं, वो फॉरन पेटेंट अपना उसके अगेंस्ट साइन कर दी है कि दैट टूल इज बीइंग सोली यूज्ड बाय अस, कि हम ही लोग हैं जो इसको यूज करेंगे, इसके अलावा कोई और यूज नहीं करेगा। तो दैट मींस दैट इज नोन टू बी एज अ रोल ऑफ पेटेंट लॉ, कि पेटेंट लॉ है जिसमें इवॉल्व हुआ है और जिसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ जी हर चीज उसके सामने नजर आ रही है। नेक्स्ट थिंग, इंश्योरेंस, द आर्कीटाइपिकल रिस्क मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस। कि इंश्योरेंस क्या है, एक्चुअली इंश्योरेंस इज द रिस्क मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन, कि हमारे पास इंश्योरेंस क्या है, दैट इज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन, कि हमने किस तरह से उससे रिस्क मैनेजमेंट को लेकर सामने आना है और कैसे लेकर आना है, बिकॉज इट्स एन अनदर टाइप ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन दैट इज नोन टू बी इंश्योरेंस। और ये हमारे कोर्स का मेजर पार्ट होगा, जिसके अंदर हम देखेंगे कि व्हाट इज द इंश्योरेंस इज एंड हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द इंश्योरेंस, कि इंश्योरेंस हमारे पास आ रही है। प्राइवेट इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशंस वर इन्वेंटेड आफ्टर फायर ऑफ लंदन 1966, यानी कि ये एक पूरा वाकया है जिसपे हम लोग बेस कर रहे हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, प्राइवेट इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने 1666 में जो लंदन में फायर लगी थी, जिसमें बहुत कुछ क्या नाम है तबाही हुई थी, उस टाइम फर्स्ट टाइम जो है उन्होंने कहा था कि अच्छा इस तरह की अगर क्लैमिटीज आती हैं, कोई भी चीज खराब होती है, तो हाउ वी आर गोइंग टू कवर इट अप। तो फर्स्ट टाइम जो रिस्क इंस्टीट्यूशंस दैट इज नोन टू बी एज अ इंश्योरेंस कंपनी, वो फर्स्ट टाइम इवॉल्व हुई, दैट इज 1666। रोल ऑफ डिस्कवरी ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी, सबसे पहली जो चीज सामने आई रिस्क कैलकुलेशन के लिए, दैट इज द डिस्कवरी ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी, कि व्हाट इज मेंट बाय प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी थ्योरी क्या है और किस तरह से वो मेजर होगी। द एक्सटेंशन थ्रू टाइम ऑफ इंश्योरेंस प्रैक्टिसेस इनटू इंक्रीजिंगली मोर रेंज ऑफ ह्यूमन रिस्क। अब यहां क्या कह रहे हैं, द एक्सटेंशन थ्रू टाइम ऑफ इंश्योरेंस। अब टाइम ऑफ इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट एनी इंश्योरेंस पॉलिसी, कि कितने टाइम की पॉलिसी है और कितने टाइम तक ये वर्क करती रहेगी
और कैसे वर्क करती रहेगी। तो याद रखिएगा दीज आर द रोल ऑफ और इंश्योरेंसेस, कि यहाँ पे इंश्योरेंस का एक टाइम का एक बहुत बड़ा रोल होता है इनटू इंक्रीजिंगली मोर रन्स ऑफ ह्यूमन रिस्क, कि जब हमारे पास टाइम पे आया तो डेफिनेटली ह्यूमन, कहते हैं ना जैसे कि ह्यूमन रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है, कि आप उसमें फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि इफ देयर इज अ सर्टन यू कैन से अ लाइफ इंश्योरेंस, तो उसमें ह्यूमन रिस्क इन्वॉल्व होगा, तो डेफिनेटली द एक्सटेंशन थ्रू टाइम, यानी कि जितना भी टाइम ऑफ इंश्योरेंस है दैट इज एक्चुअली हमारी सोच पे डिपेंडेंट है। हम कहते हैं 3 साल की इंश्योरेंस है कि अगर ऐसे कुछ भी हुआ तो हम इंश्योरेंस रखेंगे, लेकिन ह्यूमन नेचर है कि वो रिस्क फ्यूचर भी देखना चाहते हैं कि हाँ यार अगर उसके बाद मुझे इससे कुछ हुआ बट आई एम गोइंग टू डू एंड हाउ आई एम गोइंग टू कवर इट। तो आप पहला काम जो ये कर रहे होते हो वो ये कर रहे होते हो दैट ह्यूमन रिस्क जो होता है वो इसके टाइम एक्सटेंशन की तरफ जा रहा होता है, और इसी की बेसिस पे हमारी इंश्योरेंस कंपनीज चल रही होती हैं, और इसी की बेस पे हमारी इंश्योरेंस कंपनीज सामने लेकर आ रही होती हैं। मॉडर्न इंश्योरेंस कंपनीज एंड देयर रेगुलेटर्स, ये हमने बहुत ज्यादा स्टडी करना है कि मॉडर्न इंश्योरेंस कंपनीज कौन कौन सी हैं और उनके बेसिक रेगुलेटर्स कौन कौन से हैं, कि मॉडर्न कंपनीज कौन कौन सी हैं और हाउ दे आर गोइंग टू बी रेगुलेटेड, कि किस किस तरह से हमने उसे रेगुलेट करना है। देखिए याद रखिएगा, when we talk about a insurance company that is also being known to be as a financial institution, किसमें इंक्लूड होता है ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, एंड दीज आर नॉन टू बी एज अ नॉन बैंकिंग सेक्टर बट इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल सेक्टर, कि बेशक नॉन बैंकिंग सेक्टर में है लेकिन ये इंक्लूड किसमें हो रहा होगा, दैट इज बीइंग इंक्लूडेड इनटू योर फाइनेंशियल सेक्टर। किसमें इंक्लूड हो रहा होगा, ये फाइनेंशियल सेक्टर में इंक्लूड होगा। तो जब ये फाइनेंशियल सेक्टर में इंक्लूड हो रहा होगा तो याद रखिएगा यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी उसी हिसाब से कैलकुलेट हो रहे होंगे। नाउ पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन एंड सपोर्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, के पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन क्या है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सपोर्टिंग, यानी हाउ दे आर गोइंग टू बी वर्कआउट, ये किस किस तरह से ये वर्कआउट होते हैं, हाउ रिस्क्स आर बीइंग स्प्रेड। याद रखिएगा व्हेन वी टॉक अबाउट अ पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, व्हाट इज मेंट बाय पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन क्या है और किस तरह से पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होते हैं। जैसे जैसे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो रहे होते हैं उसी के हिसाब से चल रहे होते हैं। Now, if I would ask you what is meant by diversification, तो क्या कहेंगे? Let me tell you. Portfolio diversification का मतलब ये है कि you are not going to invest all the things on a certain security. जिसे कहते हैं ना कि don't put all the eggs into one basket. What does that mean? कि सारे के सारे जितने भी आपके पास eggs हैं that shouldn't be put into one basket. खुदा ना खास्ता अगर वो बास्केट गिरती है तो that means all eggs are being vanished. तो दैट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे पोर्टफोलियो के ऊपर डाइवर्सिफिकेशंस इन्वॉल्व हो रही होती हैं, और जब हमारे पास डाइवर्सिफिकेशंस इन्वॉल्व हो रही होती हैं तो डेफिनेटली वहां पे हमारे पास चीजें वेरीड कर रही होती है। सेम इज द केस कि अगर मेरे पास अगर कुछ फंड है, सपोज मैं कहता हूँ 10 लाख 20 लाख और 50 लाख, मैं सारे अगर एक सिक्योरिटी पे इन्वेस्ट करता हूँ, खुदा ना खास्ता वो सिक्योरिटी या वो शेयर जो है वो डूब जाता है, इसका मतलब है 50 के 50 लाख गए ना। That means we shouldn't put all the money into a one thing. We have to put it into a different chunks. कुछ ऐसी सिक्योरिटीज में पुट कर दें, कुछ ऐसी सिक्योरिटी में पुट कर दें, कुछ डिफरेंट सिक्योरिटीज में जिनकी नेचर्स ऑल टुगेदर डिफरेंट हो, उनमें पुट करेंगे तो सही होगा कि यहाँ पे हमारे पास अगर एक सिक्योरिटी लॉस में गई है या एक शेयर हमारे पास लॉस में गया है तो दूसरा शेयर उसको फौरन कवर अप देगा। दूसरा शेयर क्या करेगा, उसे फौरन कवर अप देगा और कवर अप देकर उसे आगे लेकर आएगा। दैट हाउ दे आर गोइंग टू बी कवर इट आउट, किस तरह से वो कवर अप होते हैं और कैसे वो कवर अप होके आगे आते हैं। तो उसी तरह हम इसे कवर अप करते हैं और कवर अप करके इसे आगे लेकर आते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज हाउ रिस्क आर बीइंग स्प्रेड, कि कैसे हमारे पास रिस्क को स्प्रेड करना है। और रिस्क की स्प्रेड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, डिफरेंट सिक्योरिटीज में लगाएंगे जिसमें हमारे पास डिफरेंट रिटर्न्स से डिफरेंट वेरिएशंस आ रही होंगी, यानी ऑल टुगेदर दे गॉट द डिफरेंट वेरिएशंस एंड डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ आइटम्स के। उसी तरह से हमारे पास वेरीड आइटम्स इन्वॉल्व हो रहे होंगे, यानी वेरीड आइटम्स की तरह हम उसे लेकर आगे चल रहे होंगे। तो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ रिस्क आर बीइंग स्प्रेड। अब रिस्क कैसे स्प्रेड होता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूं, इफ आई वुड आस्क यू कि मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ये देखिएगा यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्स वाई प्लेन ड्रॉ किया, दैट इज एक्स प्लेन, दैट इज वाई प्लेन। यहाँ पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, दैट इज ऑफ रिटर्न्स, यहाँ पे दैट इज ऑफ टाइम एंड दैट इज ऑफ रिटर्न्स, यानी वाई एक्सिस पे हमारे पास स्टॉक रिटर्न्स हैं और एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या टाइम है। अब मैं कहता हूं कि एक सिक्योरिटी जो है, फॉर एग्जांपल
एक सिक्योरिटी जो है वो कैसे मूव कर रही है, हाँ जी, अगर मैं कहता हूं 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने और 5 महीने, मैं कहता हूं पहली सिक्योरिटी जो वो पहले महीने दूसरे ऊपर थी, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आ गई। पॉसिबल है ना कि एक मंथ में वो ऊपर जा रही है, एक मंथ में वो नीचे आ रही है, एक मंथ में ऊपर जा रही है, एक मंथ में नीचे आ रही है, उसका ये ट्रेंड है। अगर मैं सारे के सारे फंड्स जो हैं वो इस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करता हूं तो डेफिनेटली दूसरे, तीसरे, चौथे और छठे महीने में मेरे पास तो लॉसेज ही लॉसेज होंगे। तो इसका मतलब है मैं दूसरे महीने में कुछ नहीं कमा सकता क्योंकि मेरे पास तो सिक्योरिटी लॉस में जा रही है, और सारे के सारे जारी बात है पैसे इसमें रखें। मैं करूंगा क्या, मैं करता ये हूं कि ये आधे पैसे ऐसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर देता हूं या ऐसे शेयर में इन्वेस्ट कर देता हूं जो इससे टोटली रिवर्स चलती है, जो इससे क्या करती है, टोटली रिवर्स साइड पे चलती है। मींस टू से जब वो लोअर पे हायर पे है तो ये वाली सिक्योरिटी लोअर पे होती है, जब वो लोअर पे होती है ये वाली सिक्योरिटी हायर पे होती है, जब ये लोअर पे होती है तो ये वाली सिक्योरिटी हायर पे आ जाती है। एंड सेम गोज ओवर हियर कि टोटल डायमेंशंस क्या हैं, रिवर्स में चल रही हैं। क्या चल रही है हमारे पास, टोटल डायमेंशंस रिवर्स में यानी उल्टी चल रही हैं। तो जब हमारे पास उल्टी चल रही तो इन अदर वर्ड्स अगर मैं इनका सबका मीन निकालूं तो मीन मेरे पास क्या आएगा, दैट इज बीइंग अ स्ट्रेट लाइन, यानी कांस्टेंट रहेगा। यानी एक का लॉस दूसरा कवर अप कर रहा है, एक का लॉस दूसरा क्या कर रहा है, कवर अप कर रहा है, और कवर अप करते हुए ही हमारे पास चल रहा है। नीचे देखें तो यहां पे हम लोगों ने एक्सपेक्टेड रिटर्न्स की परसेंटेज ऊपर रखी और स्टैंडर्ड डेविएशन रखी, यानी देयर इज अ रिस्क दैट इज बीइंग कैलकुलेटेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन एंड देयर इज अ बीइंग रिटर्न्स। अब यहां पे देखें तो यहां पे क्या है, यहां से लेके यहां तक क्या आ रहा है, दैट इज ऑफ लेंडिंग, और ये मेरे पास क्या है, पोर्टफोलियो का रिटर्न है। ये क्या आ रहा है मेरे पास, पोर्टफोलियो ऑफ रिटर्न्स, जिसे हम कहते हैं एफिशिएंट फ्रंटियर। क्या कहते हैं उसे हम, एफिशिएंट फ्रंटियर कहते हैं, और फ्रंटियर के हिसाब से हम इसे लेकर आगे चल रहे होते हैं। दैट मींस वी आर गोइंग टू टेक इट। अब याद रखिएगा जहां पे ये टच कर रहा है दैट इज अ ऑप्टिमम लेवल, यानी हम कहते हैं कि वी आर गोइंग टू गेट दिस मच रिटर्न विद दिस अमाउंट ऑफ रिस्क, वी आर गोइंग टू गेट दिस मच रिटर्न्स विद दिस अमाउंट ऑफ रिस्क, यानी इतना हमारे पास रिटर्न होगा अगर इतनी अमाउंट का रिस्क मेरे पास एग्जिस्ट कर रहा होगा, यानी दैट मच रिस्क कैन बी कैलकुलेटेड विद दिस अमाउंट ऑफ रिटर्न। याद रखिएगा इसके ऊपर जितना भी जाएगा वो दैट इज नोन टू बी एज अ बोरोइंग रेट, वो क्या होगा, हमारे पास बोरोइंग रेट आएगा, वो बोरोइंग हमारी कहलाएगी। और इससे नीचे क्या कहलाएगा, दैट इज सारा का सारा दैट इज नोन टू बी एज योर लेंडिंग रेट। तो यानी याद रखिएगा जो लेंडिंग रेट्स हैं दैट आर बीइंग ऑन द लोअर साइड एज कंपेयर टू बोरोइंग्स रेट, के बोरोइंग रेट से कम होते हैं, ठीक है ना। हाउ रिस्क आर बीइंग स्प्रेड, रिस्क कैसे स्प्रेड होता है, तो डेफिनेटली हमने देख लिया कि इस तरह से स्प्रेड होता है। वी आर आल्सो डेवलप द ग्राफ ऑफ इट। कोवेरिएंस विद मार्केट पोर्टफोलियो, के मार्केट पोर्टफोलियो के साथ उसका क्या वेरिएंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं और किस किस तरह से वो वेरिएट कर रहा है, एंड हाउ दिस वेरिएशन हैज बीन मेंटेन्ड, कि उस वेरिएशंस को हम कैसे और किस तरह से मेंटेन करते हैं, एंड हाउ दैट वेरिएशंस आर बीइंग ओवरऑल आइडेंटिफाइड, कि उस वेरिएशंस को हम किस तरह से और कैसे आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। और जैसे ही हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं दैट इज आल्सो बीइंग अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है। कोवेरिएंसेस विद मार्केट पोर्टफोलियो, कि हम अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो आपका स्टॉक क्या जा रहा है, नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, दैट इज नोन टू बी द कोवेरिएंसेस। अगर कोवेरिएंस की वैल्यू नेगेटिव आती है दैट मींस बोथ आर मूविंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, कि एक इस तरफ जा रहा है दूसरा इस तरफ जा रहा है। एंड इफ दैट इज ऑन द पॉजिटिव साइड दैट मींस बोथ मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, बोथ क्या कर रहे हैं, मूव इन द सेम डायरेक्शन। दैट जैसे आप देखें अगर इस डायग्राम में देखें बोथ हैव द नेगेटिव कोवेरिएंस, वो दोनों का क्या है, नेगेटिव कोवेरिएंस है, और नेगेटिव कोवेरिएंस जो है इसमें नजर भी आ रहा है, तो कोवेरिएंस विद मार्केट पोर्टफोलियो आ जाएगी। दैट अनदर थिंग दैट इज बीइंग फॉर द डाइवर्सिफिकेशन इज बीटा, दैट इज रिलेटेड टू कैपम, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जो क्या कहता है दैट इज आर आई इक्वल्स टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा, एंड बीटा इज द मेजर ऑफ रिस्क। किस चीज का मेजर है, वो मेजर ऑफ रिस्क है कि कितना हमारे पास रिस्क एग्जिस्ट कर रहा है ऑन दिस वेरिएशंस। और बीटा कैसे निकलता है, कोवेरिएंस विद द मार्केट से, कि कितना वेरिएट कर रहा है, कितना कोवेरिएंस है। यानी सपोज अगर 1 यूनिट मार्केट चेंज हो रही है तो आपके स्टॉक में कितना फर्क पड़ रहा है, अगर वो ज्यादा फर्क ले रहा है दैट मींस इट इज मोर सेंसिटिव टू मार्केट एंड बीटा इज हाई, और अगर 1 से कम ले रहा है दैट मींस बीटा इज लोअर देन इट, यानी बीटा क्या है, वो इससे लोअर साइड पे है, कम साइड पे एग्जिस्ट करता है बीटा। म्यूचुअल फंड थ्योरम एग्जिस्ट करता है, क्या एग्जिस्ट कर रहा होता है, म्यूचुअल फंड थ्योरम एग्जिस्ट कर रहा होता है कि व्हाट इज मेंट बाय म्यूचुअल फंड थ्योरम,
कि म्यूचुअल फंड्स कैसे होते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि व्हाट इज मेंट बाय म्यूचुअल फंड्स, कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और कैसे वर्कआउट कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे हाउ द म्यूचुअल फंड्स वर्क्स, कि हमारे म्यूचुअल फंड्स कैसे और किस तरह से वर्कआउट कर रहे होते हैं, और हाउ दे आर गोइंग टू बी आइडेंटिफाइड, कि उन्हें हम किस तरह से और कैसे आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स थ्योरम जो है वो यहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि म्यूचुअल फंड का क्या थ्योरम है, व्हाट इज द रूल्स बिहाइंड द म्यूचुअल फंड्स, कि वो अपना रिस्क कैसे आइडेंटिफाई कर। तो याद रखिएगा जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो नॉर्मली अपना रिस्क जो है वो कम लेवल पे आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। कम लेवल मीन्स के थोड़े से लोअर लेवल पे आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, यानी दैट मीन्स कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आप लोगों ने एक पूल जनरेट किया लोगों से लेके मनी का, जिसमें आप लोगों ने डिफरेंट पैसे दिए और तकरीबन आपके पास 10 लाख रुपीस जनरेट हो गए, यानी आपके पास 10 मिलियन आपके पास आ गए। अब आपने क्या करना है, इनके शेयर्स इशू कर देंगे। क्या कर देंगे आप, इनके शेयर्स इशू कर देंगे और ये डिफरेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देंगे। क्या कर देंगे आप, डिफरेंट सिक्योरिटीज में भी पैसे इन्वेस्ट कर देंगे। अब उन सिक्योरिटीज में से आप कुछ उस रिस्क फ्री एसेट में रखेंगे पैसे, कुछ रिस्की एसेट में रखेंगे, कुछ हाईली रिस्की एसेट में रखेंगे, बेस्ड ऑन कि आपके जिन्होंने आपको पैसे दिए हैं वो क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सारा पैसा क्या रिस्क फ्री रहे, हमारा पैसा बचा रहे, तो ज्यादातर आप क्या करेंगे, रिस्क फ्री में रखेंगे। अगर वो कहेंगे नहीं जी आप बेशक इसे रिस्की एसेट में लगा दें, देखते हैं शायद ज्यादा रिटर्न निकल आए, तो दैट मीन्स कि वहां पे आप बेशक इसे हायर साइड पे लेके जा रहे होते हैं कि हाँ जी इतनी हायर साइड पे हम इसे लेकर आगे चल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कंपनीज एंड देयर मैनेजमेंट के साथ साथ हमें इसमें एक और चीज को भी देख रहे होते हैं, दैट इज नोन टू बी एज आर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, के हमारे पास ये इन्वेस्टमेंट कंपनीज और इन्वेस्टमेंट कंपनीज हमें गाइडेंस प्रोवाइड कर रही होती है। अच्छा, अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट कंपनीज और वेंचर कैपिटलिस्ट में क्या फर्क होता है। वेंचर कैपिटलिस्ट स्टार्टिंग कंपनीज के ऊपर बेस कर होता है, वो स्टार्टिंग कंपनीज को सीड कैपिटल प्रोवाइड कर रहा होता है, जबकि इन्वेस्टमेंट कंपनीज क्या कर रही होती हैं, दैट इज ट्रूली बेस्ड ऑन कि हाँ जी हमने इन्वेस्टमेंट कहाँ किस तरह और कैसे लगानी है, कहाँ किस तरह और कैसे हमने इस इन्वेस्टमेंट को लगाना है और लगा के हमने आगे लेकर चलना है, और उसी के हिसाब से हमने इसकी वैल्यूएशंस भी करनी होती हैं कि हाँ जी ये हमारे पास क्या है, इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, और उनकी हमने मैनेजमेंट भी देखनी है। वो क्या करते हैं, लोगों से पैसे लेते हैं और डिफरेंट जगह इन्वेस्ट करते हैं, एंड दे आर गोइंग टू अर्न। इन अदर वर्ड्स दे एक्ट एज अ इन्वेस्टमेंट मैनेजर। किस तरह वर्क कर रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट मैनेजर की वर्क कर रहे होते हैं। ये सारे वो टॉपिक्स पढ़ ये वो सारे टॉपिक्स वो हैं जो हमने इसी कोर्स में कवर अप कर रहे हैं। जैसे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, वी आर गोइंग टू सी इट कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन क्या होती है और किस तरह से ये वर्कआउट कर रही होती है। इसी तरह जो आगे के टॉपिक्स हैं, दीज आर दोस टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस होल कोर्स, और उसी में हम लोग देखते जा रहे हैं कि दैट इज इन्वेस्टमेंट कंपनीज एंड देयर मैनेजमेंट। इतनी हमारे पास इन्वेस्टमेंट कंपनीज और इतनी हमारे पास मैनेजमेंट्स एग्जिस्ट कर रही होती हैं। Efficient markets and excess volatility. Volatility itself is a very bigger concept. कि volatility का concept बहुत बड़ा है। Talking about the excess volatilities, कि हमने excess volatilities की बात करते हैं। Efficient market hypothesis versus random walk, दो बहुत ही important concepts हैं। Efficient market hypothesis and random walk. When we talk about efficient market hypothesis, EMH कहता है कि there exist 3 types of efficiencies in the market. One is known to be as a strong form of efficiency, another one is known to be as a weak form of efficiency, and another one is known to be as a semi-strong form of efficiency. अब वो कहते हैं जिसमें weak form of efficiency है वो ना पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन ना प्राइवेटली अवेलेबल इंफॉर्मेशन, दोनों की इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करके स्टॉक मार्केट में नहीं शो कर सकती। दैट मीन्स द एफिशिएंसी इज ऑफ वीक फॉर्म। लेकिन जब हम बात करते हैं सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म, दैट मीन्स कि जो भी पब्लिश इंफॉर्मेशन है मार्केट उसके हिसाब से अपने आप को फौरन मैनिपुलेट कर लेती है। मार्केट क्या करती है, अपने आप को फौरन उसके हिसाब से मैनिपुलेट कर लेती है कि इस तरह से उसकी हिसाब से चेंजेस ले आती है। और जो स्ट्रॉन्ग फॉर्म होती है वो ना सिर्फ पब्लिकली अवेलेबल बट ऑल्सो प्राइवेटली अवेलेबल इंफॉर्मेशन को भी फौरन मैनिपुलेट करके स्टॉक मार्केट की प्राइसेस के हिसाब से शो करना शुरू कर देती है। तो दैट इज नोन टू बी एफिशिएंट मार्केट ऑफ हाइपोथेसिस, जिसमें यह भी कहा जाता है कि दैट इज गाइडेड बाय द इंफॉर्मेशन। कौन गाइड कर रहा होता है ऐसे, दैट इज ऑफ योर एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। एट द सेम टाइम टोटल रिवर्स केस इज बीइंग सीन व्हेन वी टॉक अबाउट अ रैंडम वॉक थ्योरी, जिसमें कहा जाता है कि स्टॉक प्राइसेस आर नेवर बीइंग बेस्ड ऑन द प्रीवियस लेवल्स, कि स्टॉक मार्केट्स कभी प्रीवियस लेवल पे बेस नहीं कर रहे होते और प्रीवियस लेवल के हिसाब से वो नहीं चल रहे होते। तो जब वो प्रीवियस लेवल के हिसाब से नहीं चल रहे होते, दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट अ रैंडम वॉक। क्या एग्जिस्ट कर रही होती है, रैंडम वॉक एग्जिस्ट कर रही होती है, और रैंडम वॉक के हिसाब से ही हम उसे आगे लेकर
चल रहे होते हैं, ठीक है ना। अपेरेंट इनएबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल्स टू मेक मनी, समटाइम्स क्या होता है, एफिशिएंट मार्केट या एफिशिएंसी की बात होती है कि प्रोफेशनल्स कई दफा वहां पे पैसे नहीं बना पा रहे होते, यानी दे वुडंट बी एबल टू मेक मनी, कि वो पैसों से पैसे नहीं बना पा रहे होते, और जब पैसे नहीं बना पा रहे होते दैट मीन्स दे हैव इश्यूज एंड दे हैव इनएबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल्स टू मेक मनी, कि वहां पे इनएबिलिटीज होती हैं प्रोफेशनल्स की जो पैसे नहीं बना पा रहे होते, दैट इज ऑल्सो बीइंग अ लैक ऑफ एफिशिएंसीज, ठीक है, और देयर एग्जिस्ट अ excess volatility. Warren Buffett and David Simon, what does their experience prove? They are very good financial analysts. Warren Buffett, already you know that, and David Swenson, that is also being a very good financial analyst. उनके experience ये कहते हैं कि that you should be efficient in making money, but at a lower risk. कि जितना भी आपके पास है उसके हिसाब से आपने लोअर लेवल पे रखनी है अपनी रिस्क को बढ़ाना नहीं है। यू आर गोइंग टू मेक अ मनी, लोअर रिस्क साइड पे रहना है, हायर रिस्क साइड पे आपने नहीं जाना, बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू बी ऑन द हायर रिस्क साइड, याद रखिएगा वहां पे यू कांट मेक अ मनी। यानी देयर इज अ वॉरेन बफेट एंड डेविड स्विंसन्स, कि डेविड स्विंसन्स या वॉरेन बफेट जितनी भी आएंगी वहां पे हमारे पास क्या होगा, देयर एक्सपीरियंसेस प्रूव्स दैट, कि ये इनकी क्या है, दीज आर देयर एक्सपीरियंसेस ऑन द बेस ऑफ विच they said that there should be a low risk with your efficiencies, कि efficiencies जितनी भी हो उसके हिसाब से आपका risk level क्या हो, that is being on the lower side, कि आपका risk जो है वो on the lower side exist कर रहा हो, यानी lower level पे आपका risk आ रहा हो और risk जो है उसी हिसाब से lower side पे चल रहा हो। द रोल ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का क्या रोल आ रहा है, ठीक है। रिसर्च इन साइकोलॉजी, एनॉमलीज इन फाइनेंस, कि क्या रिसर्च की साइकोलॉजी है और एनॉमलीज क्या एग्जिस्ट कर रही है। देखिए याद रखें, व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट और कोई इन्वेस्टर, बहुत ज्यादा रोल एक याद रखिएगा एक इन्वेस्टर का होता है ऑन देयर ओन बिहेवियर। फॉर एग्जांपल एक इन्वेस्टर है, अब बहुत ज्यादा ही टूवर्ड्स द रिलीजियस साइड है, वो चाह के भी, चाहे मैं कहता हूं बैंक जितने भी पाकिस्तान के सारे KSE 100 इंडेक्स में ब्लू चिप्स हो जाएं, he won't spend on them. क्यों नहीं करेगा? Because on the religious note, he says that it is something that is known to be as haram, and he wants to have an halal investment. So that means that small behavior would lead to different behavior of investors. कि वो different behavior of investor की तरफ चले जाते हैं just because of this reason. ये चीज जो आती है उसे हम कहते हैं that is the different behavior of a investor. तो research in psychology is that कि how is the psyche of your overall investor, कि इन्वेस्टर क्या सोच रहा है और किस तरह से सोच रहा है, क्या सोच रहा है और किस तरह से सोच रहा है, और जैसे भी वो सोच रहा है how that is being manipulated, कि किस तरह से लेके आती। फर्दर कुछ एनॉमलीज होती हैं जो फाइनेंस की, जो आप कैलकुलेटिव मैयर पे नहीं सोच पा रहे होते, जिनको आप कैलकुलेटिव मैयर पे नहीं ला पा रहे होते। तो जब आप उसे कैलकुलेटिव मैयर पे नहीं ला सकते तो दैट मींस इट इज नोन टू बी एज अ एनॉमलीज ऑफ फाइनेंस, कि वो एनॉमलीज जो आपके ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट की समझ से बाहर हैं, वो चीजें याद रखिएगा हमारे बिहेवियरल फाइनेंस पे लेके आती हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में क्या है कि हाँ जी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लो रिटर्न्स हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हाई रिटर्न्स हैं। पाकिस्तान इज द वाहिद कंट्री in which short-term investment has a higher returns, long-term investments has a lower returns. क्यों? वजह definitely investor का behavior varied है, investor का behavior बहुत different है, investor का behavior बहुत different है, varied है, that's why it differs in every concept of your overall values, overall behaviors, और इसी वजह से वहां पे बिहेवियर की वेरिएशंस की वजह से ओवरऑल डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं एज कंपेयर टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। कि जो भी कॉन्सेप्ट चल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट इज बीइंग डिफरेंट फ्रॉम दैट थिंग। कहनेमैन एंड ट्रेव्स्की प्रोस्पेक्ट थ्योरी, अब प्रोस्पेक्ट थ्योरी इसी पे बेस कर रही है इन दोनों की, कि देयर इज समथिंग दैट इज नोन टू बी एज अ बिहेवियरल फाइनेंस, जिसमें वो कहता क्या है कि इन्वेस्टर का बिहेवियर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ एनी स्टॉक और एनी मार्केट होता है। अगर वो मार्केट ऊपर जा रही है तो इन्वेस्टर का बिहेवियर उससे गाइडेड होगा, यानी व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ अ कंट्री, व्हाट इज द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ओवरऑल आइटम्स, व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ योर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट, और उसी की बेस पे उनका फ्यूचर बनेगा और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट उसी की बेस पर आएगी हमारे सामने, और जैसी आएगी दैट इज बीइंग शोन ओवर
देयर, यानी दैट इज बीइंग अ प्रोस्पेक्ट थ्योरी. क्या कहेंगे इसे? दैट इज नोन टू बी एज अ prospect theory that is dependent on the future prospects of या future of a stock or a market, जिसकी बेसिस पे इन्वेस्टर उधर पे इन्वेस्ट करना पसंद करेगा. Human foibles, manipulations and regulations, these are all related to risk. ये ह्यूमन अपने लेवल पे कोई चीज फ्रॉड करे, कोई मैनिपुलेट करे, कोई रेगुलेटरी लेवल पे मैनिपुलेशंस आए, कोई क्या है रेगुलेटरी लेवल पे चेंजेस आए, तो याद रखिएगा दीज आर ऑल बीइंग अ पार्ट ऑफ योर रिस्क एंड हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज इट, दैट वी आर गोइंग टू सी कि हमने इनको किस किस तरह से और कैसे मैनेज करना है और कैसे इनको मैयर करना है. लुइस ब्रांडिस एंड इनसाइडर्स वर्सेस आउटसाइडर्स. लुइस ब्रांडिस ने देयर इज अ कॉन्सेप्ट दैट इज नोन टू बी एज अ इनसाइडर्स एंड आउटसाइडर्स. समटाइम्स रिस्क अंदर से आ रहा होता है, समटाइम्स देयर इज अ रिस्क फ्रॉम द आउटसाइडर्स. फॉर एग्जांपल जल्जला आ जाए, तूफान आ जाए, खुदा ना खास्ता कुछ भी ऐसा हो जाए, तो ये क्या है? दीज आर द आउटसाइडर रिस्क. बट द थिंग दैट कम्स विद इन द पर्सन, तो याद रखिएगा दैट इज नोन टू बी एज योर इनसाइडर्स. मैं एक एग्जांपल लेता हूं. पिछले दिनों इंग्लैंड में एक MNA को वहां पे से रिजाइन लिया उन्होंने और रिजाइन देना पड़ा. क्या करता था वो करता ये था कि ही परचेज अ कार परचेज करता था, एग्जैक्ट 2 वीक्स के बाद चोरी हो जाती थी कार, और वो उससे इंश्योरेंस क्लेम करके एक और कार ले लेता था. फिर दो हफ्ते बाद वो कार चोरी हो जाती थी और फिर वो कार नहीं क्लेम करता था. तो जब एनालाइज किया गया कि तो पता लगा कि वो अपनी कार खुद चोरी करवाता है और उसका एक गोडाउन है जहां पे वो सारी की सारी कार्स खड़ी हुई थी. So that is something that the risk comes from the insiders, कि कहां से ये रिकवर हो रहा है? That is from the insiders, कि इंसान का insider things क्या कह रही हैं और कैसे वो वर्कआउट कर रही हैं. जैसे जैसे वो वर्कआउट करती जाएंगी उसी के हिसाब से यहाँ पे हमारे पास चलती रहेंगी. सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है, दैट इज बीइंग डेवलप्ड इन 1934. तो याद रखिएगा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का काम यही है कि वो इन सारी चीजों के रिस्क को मैयर करे. वो ये देखे कि हाँ जी कैसे स्टॉक्स मूव कर रहे हैं, क्या आर्टिफिशियल स्टॉक्स मूवमेंट है, क्या एक्चुअल स्टॉक मूवमेंट है, किस तरह की स्टॉक मूवमेंट है इन द मार्केट, और उस चीज को सारे को वैल्यूएट करते हैं. जैसे पाकिस्तान में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रूल लगाया हुआ है कि हाँ जी स्टॉक प्राइसेस कैन गो अप बाय 10% और कैन गो डाउन बाय 10%. दिस इज नोन टू बी एज अ प्राइस लिमिट. क्या कहते हैं उसे हम? दैट इज आर प्राइस लिमिट. कि प्राइस लिमिट हमारे पास कैसे है और किस तरह से एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है ना. देन देयर इज नोन टू बी एज अ बैटल अगेंस्ट फ्रॉड. कि किसकी बैटल है? देयर इज अ बैटल ऑफ फ्रॉड. कि किस तरह से हमने इन फ्रॉड्स को रिकवर करना है. बिकॉज देखिए इनसाइडर से भी रिस्क आ रहा है, आउटसाइडर से भी रिस्क आ रहा है, दोनों साइड से रिस्क आ रहा है. तो जब दोनों साइड से रिस्क आ रहा है तो दैट मीन्स कि हमने दोनों साइड के रिस्क को बरकरार भी रखना है. सो दैट मीन्स वी हैव टू फाइट नॉट ओनली विद द आउटसाइडर रिस्क बट ऑल्सो विद द इनसाइडर रिस्क. कि हमने आउटसाइडर का रिस्क भी देखना है और साथ ही हमने क्या करना है? इनसाइडर्स का भी रिस्क देखना है. रेगुलेशंस अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इस चीज के क्या रेगुलेशंस हैं याद रखिएगा. एक तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है दैट इज योर सिविलाइजेशन, सिविलाइज सोसाइटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड फर्दर मोर दैट हाउ यू आर गोइंग टू अकाउंटेबल, हाउ यू जनरेट अकाउंटेबिलिटी ऑफ ए ह्यूमन फोबल्स. ह्यूमन फोबल्स का हम लोग कैसे और किस तरह से अकाउंटेबल कर सकते हैं ताकि वो इनसाइडर रिस्क को कवर अप कर सकें. एंड आउटसाइडर रिस्क आर डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम सिस्टमैटिक वन, दैट इज ऑन होल सिस्टम, यानी सारों पे इंपैक्ट आ रहा है. व्हेन वी टॉक अबाउट अर्थक्वेक, सिर्फ एक जगह पे नहीं आया था, पूरे हर जगह पे आया था और हर जगह पे उसका इम्पैक्ट या एक्टिविटीज को देखा गया था और उन्हीं एक्टिविटीज को सामने रखा गया था. और इसी तरह हमारे दैट वी हैव अ रेगुलेशंस अराउंड द वर्ल्ड, कि हमारे पास पूरे वर्ल्ड की रेगुलेशंस एग्जिस्ट कर रही हैं. Debt market term structure of interest rate, that is a very important thing that we are going to study in this course. That is a complete topic that we are going to see कि हमने इनको किस तरह से और कैसे cover up करना है. जैसे भी cover up होंगे that we are going to see. Term structure of interest rate, याद रखिए कि हाँ जी on the basis of time, what is the behavior of interest rate? If I would ask you a simple question, how the interest is being identified, तो क्या कहेंगे कि इंटरेस्ट को हम लोग कैसे और किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जैसे भी और जिस तरह से भी इंटरेस्ट रेट को आइडेंटिफाई करेंगे दैट इज नोन टू बी एज योर टर्म स्ट्रक्चर. कि हमने समझ याद रखिएगा इंटरेस्ट रेट 3 चीजों से मिलकर बना होता है, इन्फ्लेशन,
प्लस टाइम वैल्यू ऑफ मनी प्लस रिस्क। जिन कंट्रीज का रिस्क कम होता है डेफिनेटली उनका इंटरेस्ट रेट भी कम होगा, जिनका रिस्क ज्यादा होता है डेफिनेटली उनका ओवरऑल इंटरेस्ट रेट भी हायर साइड पे होगा। और फर्दर विद द पैसेज ऑफ टाइम इंटरेस्ट का बिहेवियर भी चेंज हो रहा होता है, दैट इज नोन टू बी एज योर टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट। फर्दर देयर एग्जिस्ट 2 or 3 थ्योरीज जिसके ऊपर हम लोग देखते हैं, वन इज नोन टू बी एज एक्सपेक्टेशन थ्योरी एंड ऑल दैट, एंड देयर आर 2 or 3 थ्योरीज दैट एग्जिस्ट, और उन्हीं थ्योरी के ऊपर हम लोग कहते हैं कि दैट इज नोन टू बी एज योर टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट, दैट इज नोन टू बी एज योर टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट, कि हमारे पास इंटरेस्ट रेट का ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब देखें जैसे यहाँ पे बता रहा है दैट इज ऑफ मेच्योरिटी इन ईयर, यहाँ पे जनवरी में यहाँ जा रहा है और नवंबर में इधर पे आ रहा है। अब अगर मैं कहूं कि शॉर्ट टर्म में क्या था, तो शॉर्ट टर्म में तो बहुत सही था ये, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका बिहेवियर क्या हो गया, ऑल टुगेदर चेंज आ गया। सो दैट मीन्स कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में इनके बिहेवियर क्या होते हैं, वेरीड आते हैं, इनके बिहेवियर्स एक जैसे नहीं रहते, बल्कि क्या होते हैं, इनके वेरीड बिहेवियर्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। कॉर्पोरेट इक्विटीज और अर्निंग्स एंड डिविडेंड्स, थोड़ा सा इनको भी आइडेंटिफाई करेंगे कि अर्निंग रिस्क कैसे होते हैं और डिविडेंड्स पे इसका इंपैक्ट क्या आता है, हाउ दीज आर बीइंग डिफर्ड फ्रॉम द डिविडेंड्स। इश्यूज इन डिविडेंड पे आउट्स, सबसे पहली चीज आती है कि इश्यूज इन डिविडेंड पे आउट्स क्या हैं और किस तरह से ये वर्कआउट कर रहे होते हैं, कि हाउ दीज इश्यूज आर बीइंग मेंटेन्ड। याद रखिएगा वो ऑर्गेनाइजेशंस डिविडेंड पे आउट दे रहे होते हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, जिसे हम थ्योरी को कहते हैं डिविडेंड्स एज अ रेजिडुअल डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम, यानी कि डिविडेंड एज अ रेजिडुअल इनकम, कि जो बच जाएगी इनकम उसमें से हम देखेंगे कि डिविडेंड पे करना है और कितना पे आउट करना है। तो यहाँ पे भी हम कहते हैं डिविडेंड पे आउट इज ऑलवेज बी एन इशू, कि यहाँ पे हमने कितना डिविडेंड पे आउट देना चाहिए और कितना डिविडेंड इनको पे आउट नहीं देना चाहिए, ऑन द बेस ऑफ विच हाउ दीज डिविडेंड्स आर बीइंग पेड। उसके ऊपर सबसे पहली चीज जो थ्योरी आई थी दैट इज मिलर एंड मोडिग्लानी थ्योरम, दैट इज 1958, जिन्होंने कहा था कि देयर इज अ इररिलेवेंसी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर विद द फर्म वैल्यू, कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर डेट और इक्विटी व्हाटसोएवर हो, याद रखिएगा देयर इज अ नो इम्पैक्ट ऑन अ फर्म वैल्यू। दैट इज द फर्स्ट थ्योरी जो उस टाइम आई थी। उसके बाद देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ टैक्स, जिसमें हमने कहा था मिलर एंड मोडिग्लानी का क्या था कि दूसरी चीज कही थी दैट इज नोन टू बी एज योर टैक्सेस। उसके बाद जॉनसन एंड मैकलिन ने फर्स्ट टाइम कहा था कि नो, इररिलेवेंसी थ्योरी एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि यहां पे वैल्यू चेंजेस आती हैं इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ एजेंसी कॉस्ट, कि जितनी भी हमारी एजेंसी कॉस्ट है उस हिसाब से हमारी इसमें एमएम थ्योरम में या उसमें चेंजेस आती हैं। दैट इज द जॉनसन एंड मैकलिन इन 1976 दे फर्स्ट आइडेंटिफाइड इट। हिस्टोरिकल चेंज ऑन डिविडेंड प्राइस रेशो, कि आप पहले फिर देखते हैं आपके, हाँ जी, हिस्टोरिकल लेवल पे डिविडेंड और प्राइस रेशो क्या थी और किस तरह से एग्जिस्ट कर रही थी, और उस रेशो को हम किस तरह से और कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाउ दे आर गोइंग टू बी आइडेंटिफाइड, दैट वी आर गोइंग टू सी कि वो किस तरह से आइडेंटिफाई होगा। फाइनेंशियल इनोवेशंस ब्लरिंग द रोल ऑफ डिविडेंड। अब फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स इतनी तरह की आ चुकी हैं, इतने इंस्ट्रूमेंट्स फाइनेंशियल आ चुके हैं कि रोल ऑफ डिविडेंड बहुत कम हो गया है, बिकॉज जो वैल्यू ऑफ डिविडेंड है वो बहुत कम होती है। तो इसीलिए लोगों ने फाइनेंशियल इनोवेशंस यानी डिफरेंट टूल्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तरफ जाना शुरू कर दिया, जैसे ऑप्शंस, फॉरवर्ड, फ्यूचर, व्हाटसोएवर। तो याद रखिएगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आल्सो हैव अ ब्लरिंग द रोल ऑफ डिविडेंड, के डिविडेंड का रोल वहां पे रिड्यूस कर रहे हैं और वहां पे उसका काम नहीं ले रहे कि हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई इट। कॉर्पोरेट इक्विटी एंड डेट एंड टैक्सेस, के कॉर्पोरेट इक्विटी क्या है और डेट एंड टैक्सेस क्या चीज है। इश्यूज फर्म फेस इन डिसाइडेड हाउ मच टू बोरो, यानी कि इश्यूज क्या आती हैं, अच्छा ठीक है लोन लेने कितना लेना है, तरह फिजिबिलिटी कैसे निकाली जाए, किस तरह से उसकी फिजिबिलिटी को सामने रख के आगे चला जाए। तो जितने भी इश्यूज होते हैं याद रखिएगा दैट इज द मेजर इश्यूज। और अगर हमने ज्यादा डेट लिया तो रिस्क कितना बढ़ेगा, कम डेट लिया तो सारी इक्विटी को हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, कितना डिविडेंड पे आउट करना मस्ट हो जाएगा। दीज ऑल आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू सी के इन डेट्स में, अगर हायर डेट्स पे इस रिस्कीनेस को हम कैसे और किस तरह से हम कवर अप कर सकते हैं या हम कम कर सकते हैं। हिस्टोरिकल चेंजेस इन लीवरेज, के लीवरेज में चेंजेस किस किस तरह से आती रही है ओवर द ओवरऑल लेवल, कि ओवरऑल लेवल में क्या क्या चेंजेस आ चुकी हैं ऑन द हिस्टोरिकल लेवल्स। बिहेवियरल फाइनेंस रिस्पॉन्स टू एक्सट्रीम वर्जन ऑफ मोडिग्लानी एंड मिलर, यानी वो क्या है कि बिहेवियरल फाइनेंस से जिस तरह का रिस्पॉन्स आया है उसको हमेशा इंपैक्ट आया है ऑन एमएम थ्योरम में। मीन्स बिहेवियरल फाइनेंस हैव एन इम्पैक्ट ऑन द MM theorem, means behavioral finance negates the Miller and Modigliani
theorem, because they say नहीं, there exists something that is known to be as a motivation. किस पे बेस कर रही होती है? That is known to be as a motivations, कि जितनी motivations exist कर रही होंगी वो यहाँ पे नजर आ रही होंगी. That is known to be a behavioral finance response to extreme version of Miller and Modigliani, कि इतना हमारे पास इतना extreme versions आ गए. That is known to be as your Miller and Modigliani. रियल स्टेट फाइनेंस टुडे एंड इन द फ्यूचर, कि रियल स्टेट फाइनेंस की अगर बात करते हैं, व्हाट इज मेंट बाय टुडेज एंड व्हाट इज मेंट बाय फ्यूचर. व्हेन वी टॉक अबाउट रिस्क मैनेजमेंट एज अ प्रैक्टिकल टुडे इन रियल स्टेट, वो कहता है रिस्क मैनेजमेंट एज प्रैक्टिकल टुडे इन रियल स्टेट. कहते हैं सिर्फ जितने भी रियल स्टेट बिजनेस है उसमें रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है, कि हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई अ रिस्क एंड हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई अ रिस्क मैनेजमेंट. एफिशिएंसी ऑफ मार्केट फॉर हाउसेस, कि कितनी एफिशिएंसी एग्जिस्ट कर रही है फॉर मार्केट्स एंड हाउसेज एंड कमर्शियल रियल एस्टेट. क्या कह रहे हैं यहाँ पे? कमर्शियल रियल एस्टेट कितनी एग्जिस्ट कर रही है, एंड एफिशिएंसी ऑफ मार्केट फॉर हाउसेज, कमर्शियल रियल एस्टेट्स कितनी एग्जिस्ट कर सकती हैं. तो एफिशिएंसी ऑफ हाउसेज भी आ गई और कमर्शियल रियल एस्टेट्स भी आ गए. रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड एग्जिस्टिंग अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. अब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या है? दैट परचेज द लैंड ऑन योर बिहाफ. दैट मीन्स दैट इज नोन टू बी एज अ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जो उस पे वो जितना भी हो वो गेन आउट कर रहे होते हैं. ठीक है. न्यू इंस्टीट्यूशंस, होम इक्विटी इंश्योरेंस, कि जितनी भी आपकी घर है घर की आप इंश्योरेंस करा लें. हाउसिंग पार्टनरशिप्स आ गए, कि कितनी हाउसिंग पार्टनरशिप्स हैं उसके हिसाब से आगे. सैम्स मैक्रो सिक्योरिटीज एग्जिस्ट कर रही होती हैं, कि ये हमारे पास मैक्रो सिक्योरिटीज हैं और उसी हिसाब से हम इसे वैल्यू भी कर रहे होते हैं, और जितनी हम वैल्यूएशंस लेके आ रहे होते हैं उसी के हिसाब से हमारे पास हाउस पार्टनरशिप्स भी एग्जिस्ट कर रही होती हैं. सेम गोज विद द मैक्रो एंड सिक्योरिटीज, कि जितनी हमारे पास मैक्रो सिक्योरिटीज आ रही होती हैं उसी के हिसाब से हम इसे लेकर चल रहे होते हैं. When we talk about SAMs, what is meant by SAMs? First question, arrange. That is small administrative monitoring. That is also being a part of your new institutions. Now, the banking in a changing world. How the banks are being changed in the changing world. कि किस तरह से changes आते हैं banks में और कैसे वो changes को नजर आता है. Multiple expansions of credit. Multiple expansions of credit आती हैं. अब banks में क्या फायदा होगा रिस्क? बैंक्स देखें, अगर हम बात करें पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, तो बैंक्स जो हैं वो तकरीबन दे आर बीइंग एवोल्यूटेड इन व्हाट वी कैन से इन 2004-2005 एकदम से बैंक्स आना शुरू हो गए थे. लेकिन बैंक्स ने जारी बात है जब आए, दे हैव नॉट रिमेन ऑन देयर बेसिक फंक्शन, कि हाँ जी हमने पैसा लेने देने जमा करने, दैट्स इट. नहीं, दे स्टार्ट मेकिंग अ टूल्स. क्या बनाई हैं? कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, कमर्शियल लोन, term finance, current finance, all these things are being a part of banks. लेकिन जब इतनी तरह के लोन्स देना शुरू किए तो ऑब्वियसली उतनी तरह का रिस्क भी आ गया. तो जब उतनी तरह का रिस्क आ गया तो याद रखिएगा वहां पे हमारे पास क्रेडिट रिस्क ने फर्स्ट टाइम अपना चेहरा दिखाया, कि दैट इज नोन टू बी एज योर क्रेडिट रिस्क. कि ठीक है आपने बहुत तरह का लोन दे दिया, मुझे ये बताएं कि इसमें एक्सपेंशन की है तो इसी तरह आपका क्रेडिट रिस्क भी तो बढ़ा है ना. इसी तरह दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ मनी मल्टीप्लायर्स. फॉर एग्जांपल, अब मनी मल्टीप्लायर का मतलब क्या होगा? गौर से देखिएगा. मैं कहता हूं आप एक बैंक में गए, आपने उससे लोन लिया, या आपके पास सपोज मैं कहता हूं आपके पास सपोज 10,000 रुपीज थे. आपने क्या किया? बैंक में जाके डिपॉजिट किया 10,000. बैंक में क्या किया? जाके 10,000 डिपॉजिट किया. फॉरेन बैंक क्या करेगा इसमें से? 10% स्टेट बैंक से रिस्ट्रिक्टेड है कि आप इतना लोन नहीं दे सकते. उसने क्या किया? 10,000 का 10% लिया, 1,000 आया, पीछे बचा 9,000 उठा के किसी को लोन दे दिया. क्या किया उसने? लोन दे दिया. जब नेक्स्ट को गया तो उसने लोन लिया, लोन वाले ने जाके सीधा बैंक में जमा कराया. वो बैंक क्या करेगा? फिर इसका 10% लेगा और बाकी का क्या करेगा? उठा के किसी और को लोन दे देगा. तब अगर गौर से देखें तो आपके 10,000 से कितने लोगों ने कितना पैसा जनरेट हुआ? 10,000, 9,000, 8,100. यानी कहीं नहीं गया तो 4 to 5 टाइम वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह ही देते हुए. सो दैट हाउ दैट इज बीइंग मनी मल्टीप्लायर. बैंक्स में ये मनी मल्टीप्लाई होती है. दीज आर नोन टू बी एज आर मनी मल्टीप्लायर. मेजर बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड, साइज डिस्ट्रीब्यूशन. मेजर बैंक्स जो होंगे वर्ल्ड के, डेफिनेटली बैंक ऑफ अमेरिका एंड ऑल दैट मेजर बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड है. एंड साइज डिस्ट्रीब्यूशन की कितनी अमाउंट का लोन दे सकता है ये बैंक, कितनी अमाउंट का ये लोन ये नहीं दे सकता.
that we are going to see. Importance of banks is less developed countries. क्या importance of bank exist करती है in less developed countries? कि what are the importance of bank in less developed countries? कि less developed countries में हमारे पास कितनी तरह का exist कर रहा होता है loans, यानी कि हमारे पास उनकी में क्या लोन है? तो डेफिनेटली जो लेस डेवलप्ड होती हैं वो ज्यादातर वहां पे रिसोर्सेस की कमी की वजह से बेस्ड ऑन लोन अपने ऑपरेशंस को मीट कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस बहुत ज्यादा एग्जिस्ट कर रहा होता है। बैंक रेगुलेशंस एग्जिस्ट कर रही होती है, बट कितनी तरह की बैंक रेगुलेशंस होती हैं जिसमें हर चीज को देखा जाता है कि हाँ जी लोन किस तरह के लोगों को देना है, उनकी क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, किस तरह के क्रेडिट्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। देन अगेन एग्जिस्टेंस ऑफ अ बेजल अकॉर्ड, बेजल अकॉर्ड्स भी आते हैं, उसको भी सामने रख रहे होते हैं कि हाँ जी बेजल अकॉर्ड तो कहीं वॉयलेट नहीं हो रहे, उनको देखा जा रहा होता है। इंपैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन बैंकिंग, याद रखिएगा बैंक्स में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इंपैक्ट है। मनीग्राम, ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, दीज आर ऑल बीइंग एवोल्यूटेड बाय द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कि ये हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ही पैदावार है जिसने हमें कहा कि दीज आर द इंपैक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन द बैंकिंग, कि ये बैंकिंग की बेस पे हमारे पास चीजें एग्जिस्ट कर रही होती हैं। तो दैट मींस देयर आर नोन टू बी एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन बैंकिंग, के बैंकिंग की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये एग्जिस्ट कर रही है। और उसी की अब देखें हर बैंक में जाएं तो एक डेटाबेस चल रहा है, बैंक स्मार्ट, ऑल दैट, हर एक बैंक अपना एक चल रहा होगा। एटीएम्स, वन लिंक एटीएम्स, आप कहीं से भी जाके पैसे अपने अकाउंट से निकाल सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी पर्सन और एनी टेलर, दैट इज नोन टू बी एज ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या कहते हैं उसे हम? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और ऑटोमेटेड टेलर मशीन जिस तरह की भी होगी उसी हिसाब से उसे हम लोगों ने वैल्यू भी करना है। ये दैट इज नोन टू बी एज इंपैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन द बैंकिंग साइड। किससे बेस कर रहा होगा? बैंकिंग साइड पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल है और कैसे वो एग्जिस्ट कर सकता है। द एवोल्यूशन एंड परफेक्शन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जब भी बात करते हैं रिस्क एंड इंश्योरेंस की तो याद रखिएगा फाइनेंशियल सेक्टर पे मॉनेटरी पॉलिसी का बहुत इंपैक्ट होता है। मॉनेटरी पॉलिसी मींस हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज आवर मनी सप्लाई, हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज आवर मनी डिमांड एंड हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज आवर इंटरेस्ट रेट। दीज आर द बेसिक इंडिकेटर्स ऑफ आवर मॉनेटरी पॉलिसी। किस चीज के इंडिकेटर है? मॉनेटरी पॉलिसी के। ये हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी एंड दैट वी आर गोइंग टू मैनेज। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ फेडरल रिजर्व सिस्टम्स हैव बीन मॉडल फॉर द वर्ल्ड सेंट्रल बैंक। यानी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है क्या है? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ फेडरल रिजर्व सिस्टम्स, जो यहाँ पे हमारे पास क्या कहलाएगा? स्टेट बैंक। क्या कहलाएगा यहाँ पे हमारे पास? दैट इज नोन टू बी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हैज बीन मॉडल फॉर द वर्ल्ड सेंट्रल बैंक। यानी लेकिन जो फेड रिजर्व है वो एक मॉडल इंस्टीट्यूशन है जो बाकी जिसपे आप सारे के सारे सेंट्रल बैंक बेस कर रहे होते हैं। इंडिपेंडेंट सेंट्रल बैंक्स एंड एफओएमसी प्रोसीजर अडॉप्टेड अराउंड द वर्ल्ड, यानी जितने भी इंडिपेंडेंट बैंक्स हैं वो याद रखिएगा गाइडेड बाय दैट कंट्री सेंट्रल बैंक होते हैं। और वही यही मॉडल जो अप्लाई किया गया जो फेड मॉडल ने, फेड रिजर्व का मॉडल है कि दैट देयर इज अ वन बैंक दैट इज गाइडिंग ऑल अदर बैंक। जैसे स्टेट बैंक है वो कभी लेन देन नहीं करता, हाँ, लेकिन सारे बैंक्स को मैनेज जरूर करता है कि हाँ जी उन्होंने कितना फंड साहब मेरे पास रखा है, किस तरह चल रहे हैं, क्या रेटिंग चल रही है, कितने लेवल पे हैं, कितनी ब्रांचेस हैं, एंड ऑल दैट इज नोन टू बी एज आर प्रोसीजर दैट इज अडॉप्टेड अराउंड द वर्ल्ड। मॉनेटरी पॉलिसी रूल्स के हाँ जी कितने नए नोट छापने, प्राइम डिमांड को कैसे मीट करना है, कैसे मैनेज करना है प्राइम डिमांड को, एंड साथ ही इफेक्ट ऑफ मनी मॉनेटरी पॉलिसी ऑन फाइनेंशियल मार्केट्स कि फाइनेंशियल मार्केट्स में मॉनेटरी पॉलिसीज का क्या इंपैक्ट आता है। ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो मॉनेटरी पॉलिसी में लोग क्या करते हैं, कहते हैं अच्छा ठीक है बैंक में पैसे रखने से ज्यादा मिलते हैं पैसे, ऐसा करो इन्वेस्टमेंट स्टॉक से निकालो, लेस रिस्की पे जब आपको रिटर्न ज्यादा मिल रहा है तो फॉरेन बैंक में जाएंगे पैसे, मींस इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी और लोग उसमें ज्यादा के ज्यादा बैंक में पैसा रखने चाहेंगे और मनी सर्कुलेशंस बंद हो जाएंगी। यानी एक तरह से कॉम के लिए दैट इज यू कैन से इट वुड बी नॉट अ बेटरमेंट ऑफ एनी नेशन, किसी भी नेशन की बेटरमेंट में नहीं आता। और दैट इज नोन टू बी एज अफेक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑन फाइनेंशियल मार्केट की। ये हमारे पास क्या आता है? दैट इज नोन टू बी एज अफेक्ट ऑफ monetary policy on the financial markets, or not only financial market but all the risk of financial market have been affected by the monetary policy कि ये हमारे पास monetary policy में हर तरह का impact लेकर चल रहा है। Investment banking and the secondary market, these are also being involved in a risk management. The role of underwriters, अच्छा underwriters क्या होते हैं? Sometimes जब भी companies को पैसे चाहिए होते हैं वो फौरन करते क्या हैं कि वो कहते हैं ओके फाइन हम नए शेयर इशू कर रहे हैं,
लेकिन उन्हें शक होता है कि यार पता नहीं सारे शेयर हमारे बिके ना बिके। वो क्या करते हैं, बैंक के पास जाते हैं। बैंक करता है क्या, कहता है जी मैं अंडरराइटर बन जाता हूं और मैं आपके सारे शेयर्स खरीद लेता हूं और ये मैं आपके बिहाफ पे सारे लोगों को बेचता हूं, जितने बिक गए बाकी शेयर्स मेरे। सो दैट इज नोन टू बी एज अ अंडरराइटिंग, यानी वहां पे वो कौन सा रोल प्ले कर रहा है, दैट इज नोन टू बी एज अ अंडरराइटर, कि ये हमारे पास क्या चीज है, अंडरराइटर है। डायरेक्टली प्लेस्ड ऑफरिंग्स, कुछ ऐसी ऑफरिंग्स होती हैं दैट आर बीइंग डायरेक्टली प्लेस्ड, जो क्या होती है हमारे पास डायरेक्टली एक जगह पे प्लेस की जा रही होती है, ठीक है। रेगुलेशंस ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक्स आल्सो हैव अ रेगुलेशंस, कितनी आप इन्वेस्टमेंट लेनी है और कहां पे आपने क्लाइंट को ऑप्शन देनी है इन्वेस्टमेंट करने की या उनसे इजाजत लेनी है फॉर द इन्वेस्टमेंट। रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक इन फाइनेंशियल इनोवेशंस, डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट बैंक हैज अ रोल इन फाइनेंशियल इनोवेशंस बिकॉज दे हैव डेवलप्ड new rules, new items, new instruments, like mutual funds also being a new type of instruments at that time, but now that is being common, क्या वो बहुत ज्यादा ही कॉमन चीज है और जिसके ऊपर हम इसे बेस कर रहे होते हैं। So that is known to be as our financial innovations, कि ये हमारे पास क्या चीज कहलाती है, that is known to be as our financial innovations. The changing role of institutional investment, objective and risk facing institutional investors, कि ऑब्जेक्टिव और रिस्क फेसिंग जो होते हैं वो भी कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं जो रिस्क टेक कर रहे होते हैं, जो रिस्क को ले रहे होते हैं, एंड दीज आर द नोन टू बी एज अ ऑब्जेक्टिव रिस्क फेसिंग, जो रिस्क को फेस कर रहे होते हैं। लिमिट टू आर्बिट्राज, आर्बिट्राज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो नॉर्मली एग्जिस्ट कर रहा होता है व्हेन वी टॉक अबाउट एनी अदर थिंग दैट इज बीइंग एनीथिंग दैट इज बीइंग चीपर एट वन साइड एंड हायर देन अदर साइड। तो लोग क्या करेंगे, चीपर साइड से खरीदेंगे और हायर साइड में बेचेंगे, दैट इज नोन टू बी आर्बिट्राज। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो आर्बिट्राज को मिनिमाइज करते हैं। रेगुलेशंस एंड अदर फोर्सेज ऑपरेटिंग ऑन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, कुछ अदर फोर्सेज हैं जो ऑपरेट कर रही होती हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पे। किस पे ऑपरेट कर रही होती है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पे। इम्पैक्ट ऑन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ऑफ अ चेंजिंग फाइनेंशियल वर्ल्ड, के इम्पैक्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या है ऑन द चेंजिंग फाइनेंशियल वर्ल्ड, के क्या इम्पैक्ट आ रहा है। ब्रोकरेज, ECN, the traditional exchange, New York Stock Exchange, MX Real Exchange, Nasdaq Electronic Exchange, these are known to be all known to be as a brokerage, and they also have a risk. The stock brokerage business also has a risk. Stock price indexes, SPDR and other exchange traded instruments, these are all known to be as a brokerage and that have a certain type of risk. Then there exists a consumer finance exists करें, credit cards, home equity, home loans, law to protect consumers, rising level of consumer debt, these are also being known to be as a risk. Concerned about personal bankruptcy, the transformation wrought by new information technology, यानी जो transformation wrought by new information technology, की जितनी भी information technology है that is new information technology जो हमारे सामने exist कर रही होती है। फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स क्या है एंड फ्यूचर्स क्या है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड देयर लिमिटेशंस, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, दीज आर नोन टू बी एज योर समथिंग दैट हैज a certain value in the forward and that is being guided or being hedged by today, that is known to be as a forward. ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक दफा दोबारा देखेंगे कि फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं और फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है। ओसाका इन 1600 फर्स्ट टाइम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट निकाला गया। फेयर वैल्यू, देयर एग्जिस्ट अ फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू क्या होती है, जो फेस वैल्यू है। हेजिंग फंक्शन की अपने रिस्क को प्रोटेक्ट करना, दैट इज नोन टू बी एज योर हेजिंग फंक्शन। एंड फेलियर टू हेज इज ऑल्सो बीइंग अ पार्ट ऑफ योर रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटी। स्टॉक इंडेक्स, ऑयल एंड देयर फ्यूचर मार्केट्स, स्टॉक इंडेक्स क्या है और ऑयल और अदर फ्यूचर मार्केट्स कितनी है। द हिस्ट्री ऑफ कमोडिटी फ्यूचर्स, की हिस्ट्री क्या है कमोडिटी फ्यूचर्स की, कि आज मैंने कहा जी ठीक है जी ये बाग लगा हुआ है आम का, आपने कहा जी फ्यूचर में आपके हैं, तो दैट इज नोन टू बी एज अ कमोडिटी फ्यूचर्स। द एवोल्यूशन सिंस 1980 में फाइनेंशियल फ्यूचर्स फर्स्ट टाइम आए थे। स्टॉक इंडेक्स से फ्यूचर्स फिर आए हैं, फिर इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स आए हैं। ऑयल एज अ फंडामेंटल फैक्टर इन वर्ल्ड इकोनॉमी, इस टाइम ऑयल इज द फंडामेंटल फैक्टर ऑफ वर्ल्ड economy. Innovations are also being expected in the future, कि future में innovations भी expected. Now there exists a options market. Definition of options, options क्या चीज है ये भी हमने इसमें देखना है। Options are a part that hedges the risk को hedge करते हैं। There is also existence of Black-Scholes formula, Black-Scholes formula भी exist कर रहा होता है। Chicago Board Option Exchange, that also we are going to study. The use of option hedging and speculation, कि use of options भी देखनी है और hedging और speculation की टर्म्स भी देखनी है। इंक्रीजिंग स्कोप ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इन फ्यूचर, कि हमने स्कोप भी इंप्रूव करना है फॉर द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स।
अदर डेरिवेटिव्स ये एग्जिस्ट करते हैं, स्वैप्स आर देयर, स्वैप्शंस आर देयर, मैक्रो सिक्योरिटीज एग्जिस्ट करती हैं, एंड अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज, दीज आर द अदर डेरिवेटिव मार्केट्स दैट एग्जिस्ट. Now there exist many stock market booms and crashes, कि बहुत तरह के booms and crashes markets में exist कर रहे होते हैं. Stock market crashes in 1929, market crash 1987, फिर 1994 का हुआ है, 1998 के financial crisis जो actually stock market पे आए थे. Nasdaq crash 2000 और 2001 में Nasdaq crash हुई थी. And role of financial invasion in these crashes and their likelihood in the future, ये भी हमने देखना है कि इसमें रिस्क मैनेजमेंट का क्या रोल है और रिस्क को कैसे कम किया जा सकता है. फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू सी के वैट का क्या मतलब है और किस तरह से हमने वैट को देखना है. So that's the end of the today's lecture. We have studied the outline and also a bit introductory level of all the topics. In the next lecture, we are going to start our risk and our society. How the risk is being identified and what the society is. That we are going to study in the next lecture. So that's the end of the today's lecture. Allah Hafiz.